This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on significance of internationalization of rupee. सोचो क्या हो अगर आप अमेरिका जाते हैं, नीदरलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं या फिर किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं एंड वहाँ पर आपको अपनी करेंसी चेंज किए बिना ही वहाँ पर ज़रूरत के सामान आप दुकानों से ख़रीद पाते हैं। ये जान के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि साल 1950 में भारत की करेंसी इतनी मजबूत थी और इतनी ज़्यादा ग्लोबल वैल्यू थी हमारी करेंसी की कि ये हमारी करेंसी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर बिना किसी रोक टोक के चला करती थी। 1950 के अंदर जो गल्फ कंट्री हैं जैसे कुवैत, ओमान, यूएई, कतर एंड बहरीन, उनकी कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, वो भारत की करेंसी को यूज़ किया करते थे। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि आज 2026 के अंदर उनकी अपनी खुद की करेंसी है और भारत अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइजेशन के लिए प्रमोट कर रहा है। इस सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जो हमारा टॉपिक है ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे CAPF एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपी है आखिर ये होती क्या है और गवर्नमेंट इसके पीछे इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रही है। बट उससे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्या ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब है कि अक्टूबर 2025 यानी कि जो हमारा अक्टूबर था 2025, वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का एक डिसीज़न आता है और गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट अपनी बैंकों को कहती है, जैसे हमारे जो बैंक है जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर और भी जो हमारे बैंक हैं उनकी फॉरेन ब्रांचेस भी होती हैं। तो गवर्नमेंट अपनी बैंकों को कहता है जिनकी फॉरेन ब्रांचेस हैं कि अगर वो हमारी बैंक, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर SBI बैंक का, जैसे कि हमारी एक बैंक हो गई SBI जिसका फॉरेन ब्रांच है, तो ये बैंक अगर मान लो किसी फॉरेन कंट्री में है, जैसे कि नेपाल के अंदर है या फिर भूटान के अंदर है या फिर मान लो श्रीलंका के अंदर है, यह हमारी बैंक अगर नेपाल, भूटान या श्रीलंका के अंदर है एंड वहाँ के व्यापारी हमारी बैंकों से लोन लेना चाहते हैं, तो हम उन्हें लोन क्या करेंगे, रुपये की फॉर्म में देंगे, यानी कि रुपये के फॉर्म में लोन देंगे। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाना, क्योंकि आपको अगर पता हो तो पहले ये जो लोन दिए जाते थे इंटरनेशनल बैंकों के द्वारा, यानी कि जो हमारे बैंक है वो बैंक जब लोन देते थे किसी दूसरे देश को तो वो अक्सर डॉलर में देते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम जो लोन है वो रुपए के अंदर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये सुन लो एक बार। अब जैसे मान लो कोई श्रीलंका या नेपाल का हमारा बिजनेसमैन है, उसको जो लोन है वो रुपये के फॉर्म में मिलेगा। अब ये रुपये के फॉर्म में लोन मिलेगा तो वो क्या करेगा, अब कोई सामान इंडियन मार्केट से वो ख़रीदने आएगा और इंडियन मार्केट में जो रुपये है वो चलता है, यानी कि इसे अब पहले अगर डॉलर मिलता तो इस डॉलर को पहले वो रुपये में कन्वर्ट करता, फिर वो आके इंडिया में सामान खरीदता। लेकिन अब क्या है कि ये रुपये जो है उसको डायरेक्टली दिए जा रहे हैं, तो वो रुपये में ही सामान को क्या करेगा, खरीद पाएगा। लेकिन अगर मान लो वो डॉलर में सामान खरीदता, डॉलर में उसे रुपए हमारी बैंक लोन देती, तो क्या होता कि डॉलर में वो हमारे इंडियंस को पे करता और फिर इंडियंस क्या करते, उस डॉलर को चेंज कराते, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, हटा करके अभी रुपी सिस्टम को लागू किया है। इससे हमारी जो रुपए है, जो हमारी रुपये की करेंसी है, उसका फ्लो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो डी-डॉलराइजेशन दुनिया में चल रहा है उसको हम कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो ये जो न्यूज़ था इसकी वजह से, अब देखो इसके फ़ायदे नुकसान बहुत सारे हो सकते हैं, बट उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन रुपी, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं रहा। ठीक है, तो अभी याद रखना कि यहाँ पर इसीलिए ये जो चीज़ थी वो न्यूज़ में थी, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी इंडियन बैंकों को बोला था कि अगर आप नेपाल, भूटान, श्रीलंका में हो एंड वहाँ के व्यापारी अगर आपसे लोन लेने आ रहे हैं तो आप उनको जो लोन है वो रुपये के फॉर्म में दिया करो। अब अगर हम पढ़े इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी में कि हमारा इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है, उससे पहले हमें पढ़ना चाहिए कि आखिर जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ क्यों कर रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न है डी-डॉलराइजेशन, यानी कि अगर दुनिया में आज देखोगे ना तो जो कंट्री हैं, पहले आप यहाँ पर एक डाटा देखो, ये डाटा क्या कहता है कि जो हमारी ग्लोबल करेंसी शेयर है, मतलब पूरे दुनिया में जो व्यापार होता है वो किस करेंसी में होता है, तो इसमें आपको मिलेगा कि जो हमारा US डॉलर होता है ना, यानी कि अमेरिका का जो डॉलर है, इस डॉलर से 59% ट्रेड जो है वो दुनिया के होते हैं। जो यूरोपियन यूनियन का यूरो है
ठीक है, इन यूरो से 20% ट्रेड होता है। जो हमारा चाइना का येन करेंसी है जिसको रेमनबिन कहते हैं, इससे हमारी 5% ट्रेड होती है। और इंडिया की जो अपनी रुपए वाली करेंसी है इससे 2% से भी ज़्यादा का 2% से भी कम का ट्रेड जो है वो होता है। पहले ये क्या था, आप ध्यान दोगे तो कुछ सालों के पहले अगर आप जाओगे ना पोस्ट कोविड, ठीक है, पोस्ट कोविड कह रहा हूँ, प्री कोविड, कोविड के पहले जाओगे तो ये जो यूएस डॉलर है ना, इस यूएस डॉलर का ट्रेड के अंदर टोटल 88% हिस्सा था। यानी कि जब चाइना उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, चाइना जब धीरे धीरे डेवलपमेंट फेज में था 2004-2007 के अंदर, तो उस टाइम पर पूरे दुनिया का जो 88% ट्रेड है ना वो यूएस डॉलर के अंदर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब यूएस डॉलर धीरे धीरे कमज़ोर होता गया है और लोग अब यूएस डॉलर को यूज़ करना बंद कर रहे हैं। तो दुनिया में कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन आ रहा है और लोगों की अपनी अपनी करेंसी यानी कि अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी करेंसी जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। तो अब भारत भी सोच रहा है कि अगर डी डॉलराइजेशन हो रहा है तो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी रुपए को जो कि डोमेस्टिक टेंडर है उसको क्या कर सकते हैं, एक ग्लोबल असेट के रूप में यूज कर सकते हैं और अपनी रुपए की करेंसी को हम इंटरनेशनलाइजेशन करके और भी अपनी करेंसी को मजबूत कर सकते हैं। अगर इतना हमें पता है तो अब हमें आना चाहिए कि आखिर ये जो इंटरनेशनलाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट करने की बात कर रही है, ये इंटरनेशनलाइजेशन आखिर होता क्या है। तो व्हाट इज़ इंटरनेशनलाइजेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आप बस इतना सोचना कि अगर आपकी कोई करेंसी है तो वो करेंसी कितने देश जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर द बिजनेस, फॉर द ट्रेडिंग, फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब अगर आपकी करेंसी है जो कि रुपए है फॉर द इंडिया, अगर मैं इंडिया की केस की एनालिसिस करूं तो पता लगेगा कि इंडिया के केस में इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है। तो रुपए जो हमारी करेंसी है ना वो कितने देश एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप वहां सामान खरीदने जाते हो और आप अगर रुपए में पेमेंट करते हो और वो लोग बिना किसी भेदभाव के आपके रुपए को रख के आपको सामान देते हैं, इट्स मीन कि आपकी करेंसी उस देश में लीगल है। जैसे अगर आप जाओगे डॉलर को लेके, ठीक है ना, अगर आप डॉलर लेके जाओगे दुनिया में कहीं भी और सामान खरीदोगे ना तो आपको सामान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर का इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका है, उसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक ऐसे ही भारत चाहता है कि हम रुपए को भी इंटरनेशनलाइजेशन कर दें और हमारा जो रुपए है वो हर देश के कंट्री के लोग जो है वो भारत के रुपए को एक्सेप्ट करें। तो व्हाट इज़ इंटरनेशनलाइजेशन, अब इस पे आते हैं तो हमें क्या पता लगेगा कि इंटरनेशनलाइजेशन है क्या। तो आपको पता लगेगा कि इनवॉइस सेटलमेंट, यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप पैसे डॉलर में ना पेमेंट करके रुपए में पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो करेंसी है वो इंटरनेशनलाइज्ड है, मतलब कि उसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मान्यता प्राप्त है। फिर आती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या है कि अगर आप कोई बॉन्ड या एसेट इशू कर रहे हो, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वो आप पैसों के अंदर मतलब रुपए के अंदर कर पा रहे हो, अपनी करेंसी के अंदर कर पा रहे हो, इट्स मीन कि आपकी करेंसी क्या है, इंटरनेशनलाइज्ड है। अगर आप अपनी रिजर्व करेंसी को यानी कि जो सेंट्रल बैंक होल्डिंग है उसमें आप रुपए के अंदर एक्सचेंज कर पा रहे हो, अपने वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हो, इट्स मीन कि आपकी जो करेंसी है वो इंटरनेशनलाइज्ड है। तो अभी समझ में आ गया कि व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी करेंसी कितने देशों में एक्सेप्ट हो रही है फॉर द परचेजिंग, फॉर द कैपिटल मार्केट एंड फॉर द रिजर्व करेंसी। अगर आप अपने पैसे से कुछ खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो, इट्स मीन आपकी करेंसी उस देश के अंदर क्या है, एक्सेप्टेबल है। आपको एक डेटा एंड फैक्ट देता हूं जो कि आप जान के हैरान हो जाओगे। साल 1950 यानी कि 1950 में क्या हुआ था कि हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद हुई थी, ठीक है। तो हमारी कंट्री जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुई तो उस टाइम पर 1950 में क्या था कि जो हमारी कंट्री की अपनी करेंसी है ना, जिसका नाम क्या होता था, रूपी होता था, यानी कि जिसे आजकल हम रुपए कहते हैं। इस रूपी करेंसी को जो गल्फ़ की कंट्रीज़ थी, गल्फ़ की कंट्रीज़ कौन कौन होती हैं, गल्फ़ में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी याद रखना कि जो गल्फ़ की कंट्रीज़ है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनके नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो कुवैत हो गया, ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, ठीक है, और यूएई हो गया, यूएई के अलावा आप देखोगे तो कतर हो गया, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े हमारे कंट्री है ना गल्फ़ के, इन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे अपने पैसे चला करते थे। मतलब कि अगर आप कुवैत जाते हो, ओमान जाते हो, यूएई जाते हो, कतर जाते हो एंड वहाँ पर आप सामान खरीदना चाहते हो ना, तो आपको
डॉलर लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ की करेंसी कोई थी ही नहीं। वहाँ पे क्या चलता था, इंडियन रुपी चलता था। मतलब अगर आप भारत की करेंसी लेके जाओगे तो वहाँ के लोग क्या करते थे, सामान जो है वो बेच देते थे। आपको खरीदना होता था, आप अपना पैसा दो, वो सामान दे देते थे। मतलब वहाँ के लोग हमारी करेंसी का यूज़ किया करते थे। लेकिन होता क्या है कि अब यहाँ पर ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे ओमान हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, बहरीन वगैरह हो गए, यहाँ पर जो गोल्ड है ना वो बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, गोल्ड बहुत ज़्यादा होता था। तो अब क्या होती थी, यहाँ पर गोल्ड की स्मगलिंग शुरू हो गई। मतलब वहाँ के लोग गोल्ड लेकर के क्या होते थे, भारत में आते थे, भारत के व्यापारियों को गोल्ड बेचते थे, एंड देन वो पैसा, अब भारत के व्यापारियों को गोल्ड बेचोगे तो भारत के लोग तो तुम्हें रुपए ही देंगे। तो ये रुपए लेकर के क्या होते थे, याद रखना, ये रुपए लेकर के वापस से चले जाते थे गल्फ़ कंट्री, एंड फिर इस रुपए का वो वहाँ पर यूज किया करते थे। जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि यार गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है और इसके वजह से हमारे जो रुपए हैं वो इलीगल वे में क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो हमारी जो आरबीआई है, सोचो हमारी आरबीआई जो इंडिया की अपनी बैंक है आरबीआई, अब इस आरबीआई ने क्या करा, इसने 1959, अगेन ये डेट याद रखना, आपको काम देगा जब आप रिपोर्ट वगैरह लिखोगे तो 1959 में अब ये जो आरबीआई है इसने गल्फ़ कंट्री को बोला कि देखो तुम्हारे यहाँ से ना जो स्मगलर हैं वो गोल्ड लेके आते हैं और हमारे इंडियन रुपी को लेके चले जाते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तुम्हारे लिए एक अलग करेंसी बना देते हैं जिसका नाम रख दिया गया गल्फ़ रुपी। और आप सोच के देखो कि एक दूसरा कंट्री भारत के आरबीआई के द्वारा जारी करी गई करेंसी जिसका नाम था गल्फ़ रुपी, इसको वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस कदर हमारे भारत की करेंसी की रिस्पेक्ट हुआ करती थी साल 1959 तक। लेकिन क्या होता है, याद रखना, हर चीज़ तो सेम नहीं चलेगी ना। तो फिर आता है 1966 यानी कि 1966। आप सभी को पता है कि 1966 में क्या हुआ था कि हमारे भारत का जो फॉरेक्स है, हमारे भारत का जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स का मतलब सभी को पता है ना, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज। तो जो हमारे भारत का फॉरेक्स है वो पड़ गया क्या, खाली। फॉरेक्स हमारा खाली पड़ गया। अब फॉरेक्स को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमारी जो करेंसी है, जो इंडियन रुपी है, इसकी वैल्यू को कम करना पड़ा। अब देखो फॉरेक्स बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमी का टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा लग सकता है आपको कि टाइम लग रहा है। अगर ऐसे ही न्यूट्रल टॉपिक होता ना तो टाइम नहीं लगता, मैं सिर्फ बताता चला जाता। लेकिन आप ध्यान रखना कि फॉरेक्स बढ़ता और घटता कैसे है। जैसे मान लो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड किस में करती है, आप बोलोगे सर इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो ट्रेड करती है किसमें, डॉलर के अंदर। अब वो ट्रेड डॉलर के अंदर करती है और भारत के खजाने में से मान लो डॉलर ही ख़त्म हो जाए तो हम भारत से बाहर से अगर कोई चीज़ खरीद के लानी हो, इंपोर्ट करना हो, तो हम कर पाएंगे क्या, बोलोगे नहीं कर पाएंगे सर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें डॉलर कमाना है और डॉलर कमाने के लिए क्या करोगे, अपने आप को एक दुकानदार समझो, ठीक है, अपने आप को एक दुकानदार समझो और मान लो ये आपकी दुकान है। अब इस दुकान में आपने बहुत सारे सामान भर रखे हैं और आप चाहते हो कि आपका सामान बिके और आप पैसे कमाओ। तो आप क्या करोगे, अपने सामान की वैल्यू को कम करोगे। आप अपने सामान की जो वैल्यू है इसे कम करोगे। जब इसे कम करोगे तभी तो जो ग्राहक आएगा वो आपका सामान खरीदेगा, और जब ग्राहक आएगा आपका सामान खरीदेगा, इट्स मीन कि आपके पास फिर पैसे इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेम भारत ने भी यही किया। भारत ने अपनी जो करेंसी है रुपी, ठीक है, इस करेंसी को क्या कर दिया, डीवैल्यूएट कर दिया, मतलब कि इस करेंसी को कम कर दिया, इसकी रेट को कम कर दिया। अब देखो डीवैल्यूएट, ठीक है, डीवैल्यूएट जब कर दिया गया करेंसी को, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारी करेंसी पहले डॉलर के बराबर थी ना, वो डॉलर से कम हो गई। अब डॉलर से कम हो गई तो पहले क्या होता था कि मान लो $1 में आप एक बिस्कुट बेचते थे, लेकिन आपकी रुपए की करेंसी अब क्या हो गई, कम हो गई। तो अब $1 में आप 2 बिस्किट बेच रहे हो। तो अब जो फॉरेन व्यापारी है ना, जो फॉरेन ट्रेडर है, उनको भारत में सामान कम रुपए में ज़्यादा मिलने लगा, तो उन्होंने भारत से सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से भारत का सामान तो बिक गया, भारत की एक्सपोर्ट तो बढ़ गई। रुपए का वैल्यू कम हुई तो भारत की एक्सपोर्ट बढ़ गई। अब जब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया तो भारत से सामान बिकेंगे तो डॉलर आएंगे भारत में, तो भारत के पास डॉलर इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए। लेकिन भारत के लिए तो फ़ायदा हो गया कि डॉलर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, लेकिन जो लोग भारत की करेंसी को यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पर अगेन एक चीज़ समझो कि मान लो आप एक पर्सन हो जिसका नाम क्या है,
आप एक पर्सन हो जिसका नाम है ए। आज के दिन में आपके पास मान लेता हूँ मैं कि 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। आज के दिन में आपके पास 10 लाख रुपए जो हैं वो इंडियन करेंसी में हैं। अब कल को भारत सरकार ने उस करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, जो पहले 10 रुपये था उसकी वैल्यू सरकार ने 5 रुपये कर दिया, तो आपको रातों रात जो आपके पास 10 लाख रुपए थे वो घट के कितने हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने ही उस पैसे की वैल्यू कम कर दी। तो इस तरीके से जिन लोगों के पास भारत के पैसे थे, जो भारत की करेंसी थी, जो लोगों के पास थी, वो रातों रात क्या हो गई, कम हो गई, डाउन साइज हो गई। तो इसके वजह से जो लोग, जो कंट्री जैसे कि कुवैत हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, नेपाल वगैरह हो गया, जो भारत की करेंसी यूज़ किया करते थे, उन लोगों के पास, उनके व्यापारियों के पास जो पैसा था वो रातों रात क्या हो गया, डिमोनेटाइज कर रहा हूँ, डिवैल्यूआइज्ड हो गया, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू ही कम हो गई। अब लोगों को क्या होगा कि भारत के ऊपर भरोसा नहीं हुआ। लोगों को लगा यार ये तो इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी है कि ये आए दिन क्या कर रही है, अपने पैसे की वैल्यू ही चेंज करती जा रही है। इस तरीके से तो अगर हम इनकी करेंसी को यूज़ करेंगे तो हमारे पैसे रहेंगे नहीं। कभी पता लगा हमारे पास 10 करोड़ रुपए है, कभी आधे हो जाएंगे, सीधे 5 करोड़। तो लोगों ने फिर भारत की करेंसी यूज़ करना बंद कर दिया, और यही रीज़न था कि भारत की जो करेंसी है वो धीरे धीरे डाउन साइज होती चली गई, और पूरे दुनिया ने भारत की करेंसी को यूज़ करना बंद कर दिया। अगर आप देखोगे तो पहले नेपाल के लोग, भूटान के लोग हमारे करेंसी को लिया करते थे। मतलब अगर आप नेपाल जाते हो और इंडियन रुपी में कोई सामान खरीदते हो तो मिल जाता था पहले, लेकिन जैसे आप देखोगे भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ, जहाँ पर सरकार ने क्या कर दिए, 1000 और 500 रुपये के जो पुराने नोट थे उनको बंद कर दिया। अब मान लो नेपाल का कोई पर्सन है, जहाँ से भारत के लोग गए हैं, उनको 1000 या 500 के नोट दे के आए होंगे। अब सरकार ने जब नोट ही बंद कर दिया तो वहाँ के लोगों के पास अब जो भारत का पैसा है वो तो बेकार हो गया ना। अगर वो लोग पैसा लेके भारत में आएंगे, सामान खरीदेंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से नेपाल और भूटान के लोगों जो पहले भारत के नोट रख लिया करते थे, जहाँ पर भारत के नोट चला करते थे, धीरे धीरे अब वहाँ से भी हमारे नोट जो है वो चलने बंद हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है जो हमें दिखाई पड़ी। व्हाट इज़ द इंटरनेशनलाइजेशन, आपको पता लग गया। ग्लोबल करेंसी शेयर मैंने बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि न्यूज़ में क्यों था और अभी हमें इसे पढ़ना क्यों है। अब हम आते हैं करंट स्टेटस पर कि अभी करंट स्टेटस क्या है हमारे इंडिया में जब हम बात करते हैं हमारी करेंसी की। देखो, भारत दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में आता है, सभी को पता है। इस टॉप 5 इकोनॉमी में आने के बावजूद भी जो हमारे इंडियन रुपी का एक्सचेंज है ना, ग्लोबल एक्सचेंज, वो कितना है, 1.6% से भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो शेयर है ना पैसे का, जो हमारी करेंसी का शेयर है दुनिया के ट्रांसपोर्ट में, वो 1.6% से भी कम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद अब हम मूव करते हैं कि आखिर हमें नीड क्यों पड़ती है इस चीज़ की। जब हम बात करते हैं कि हमें पैसे का, यानी कि जो रुपए है उसको इंटरनेशनलाइज करना है, तो इसकी हमें नीड आखिर पड़ती क्यों है। तो वाई इंडिया नीड दिस। अब देखो, इंडिया को नीड इसके लिए क्यों है, क्योंकि हम कम कर पाए अपने करेंसी रिस्क को। देखो, करेंसी रिस्क क्या है, जैसे आज सोच के देखो, जैसे हमने क्या किया, अभी हमने एग्जांपल लिया था यूएई, कतर, बहरीन का, जहां पर भारत का पैसा उनके पास था और भारत की गवर्नमेंट ने अचानक से क्या कर दिया था, अपना पैसा डाउन साइज कर दिया था, उसकी डिवैल्यूएशन कर दी थी। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो उन लोगों के पास भारत का पैसा था, जिनके पास 10 लाख था, वो 5 लाख रुपए हो गया था। आज भारत भी क्या कर रहा है, आज भारत भी डॉलर इकट्ठा कर रहा है। ठीक है ना, भारत भी क्या कर रहा है, डॉलर इकट्ठा कर रहा है। कल को मान लो कि जो यूएसए की गवर्नमेंट है उसने डॉलर की वैल्यू ही कम कर दी, तो जो भारत के पास पैसा है वो तो कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमारी करेंसी रिस्क में ना आए, जो हमने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं वो रिस्क में ना आए। इस चीज़ को हम रिड्यूस करने के लिए, यूएस डॉलर के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना ज़रूरी है, जिसके वजह से हमारी करेंसी की अपनी एक सॉवरेनिटी बनी रहे। फिर हमारे पास आता है ट्रेड इफ़िशियंसी। देखो, ट्रेड इफ़िशियंसी क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि अगर मान लो आप, जैसे मान लो आप इंडिया के हो ए पर्सन, और मान लो आप ऑस्ट्रेलिया के पर्सन बी पर्सन के साथ क्या करते हो, ट्रेड करते हो। अब देखो, ए से बी जो है वो ट्रेड करता है, तो अगर मान लो कोई इंडिया का पर्सन ऑस्ट्रेलिया में सामान खरीदने गया, तो ऑस्ट्रेलिया में तो भारत का रुपया चलता नहीं है, तो वो उसे क्या देगा, डॉलर देगा। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में रुपए चलते हैं। तो अगर आप ए पर्सन हो तो आपके पास क्या होंगे, रुपए होंगे। तो आप बैंक के पास लेके जाओगे और बोलोगे कि बैंक भैया आप इस रुपये को ले लो और मेरे को डॉलर दे दो, ताकि मैं अमेरिका में जाके
जाके या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके सामान खरीद पाऊँ, तो ये रुपये क्या होगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक फिर उसे डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर आप डॉलर लेके जाओगे और फिर उस ऑस्ट्रेलिया के व्यापारी से सामान खरीदोगे। सेम इसी तरीके से क्या होगा, अब अगेन सुनना, अब जो ऑस्ट्रेलिया का व्यापारी है, ठीक है, उसको भारत के लोगों से कोई सामान खरीदना होगा। अब ऑस्ट्रेलिया में चलता है डॉलर, तो वो डॉलर लेके आएगा और डॉलर लेके आएगा, लेकिन भारत के किसानों के पास तो डॉलर चलता नहीं है। अब भारत के किसानों को पैसा देना है तो वो क्या करेगा, इंडिया के बैंकों के पास जाएगा और बोलेगा कि आप ये डॉलर रख लो और हमें क्या कर दो, रुपए दे दो, और उस रुपए से हम क्या करेंगे, फिर सामान खरीदेंगे। तो सरकार ने सोचा कि यार इससे अच्छा है ना कि हम रुपए में ही ट्रेड करते हैं, जिससे कि हमें ये जो ट्रेड इफिशियंसी है ये बनी रहे और डॉलर को रुपए में, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने की जो हमारा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो दूसरा हमारा नीड जो है वो ये होता है। फिर हमारे पास आता है तीसरा, इसकी नीड क्यों है, तो हमें पता लगता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आज अमेरिका को देखो, अमेरिका की करेंसी पूरे दुनिया में चलती है, तो अमेरिका जो कोई भी बात किसी कंट्री से कहता है, सामने वाली कंट्री क्या करती है, उसकी बात को सुनती है। तो यानी कि अगर आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अच्छी होगी, अगर आपकी करेंसी पूरी दुनिया में यूज हो रही होगी, तो दुनिया के लोग क्या करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। तो जो बार्गेनिंग पावर है इंडिया की वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमारी करेंसी को मजबूत करना और इंटरनेशनलाइज करना ज़रूरी है। फिर हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर हमारी करेंसी पूरी दुनिया में यूज़ होगी, तो अगर मान लो, जैसे मान लो रशिया का कोई व्यापारी है, ठीक है, मान लो रशिया का कोई व्यापारी है और उस रशिया के व्यापारी के पास हमने क्या किया है, ट्रेड किया है, और ट्रेड किस में किया है, रुपये के अंदर किया है। तो उसके पास बहुत सारा रुपये इकट्ठा हो गया। अब वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उस रुपये को उसको क्या नहीं करना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो आसानी से क्या करेगा, उस रुपये को लाएगा और भारत के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ईजियर हो जाएगा, जिसके वजह से जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो भारत के एसेट्स के अंदर क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे भारत का कहीं ना कहीं ओवरऑल विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारे रीज़न है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की जो करेंसी है उसको इंटरनेशनलाइज करनी चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म। अब देखो, एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म में क्या पता लगता है, यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। देखो, जुलाई 2022 में सरकार ने ये पहली बार सोचा, पहली बार तो नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ने सोचा कि देखो हम क्या करेंगे कि अपनी करेंसी को ना सर्कुलेट करेंगे दुनिया के मार्केट में और हम अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करेंगे। लेकिन बस इतना ही हो पाया। फिर 2023 में जो सरकार है उसने बेसिकली भारत के रुपए को, भारत की करेंसी है जिसको रुपया कहते हैं, इसको भारत से बाहर यानी कि इंटरनेशनलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया। और इस इनकरेजमेंट में भारत ने क्या किए, अपने बैंकों को बोला कि आप वोस्त्रो अकाउंट ओपन करो दूसरे कंट्री का। अब ये वोस्त्रो अकाउंट का कंसेप्ट क्या होता है ये मैं समझाता हूँ, बस यही समझने वाला है, देन उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखो, वोस्त्रो अकाउंट ये होता है कि जैसे मान लो हमारा एक इंडियन इंपोर्टर है। इंडियन इंपोर्टर कैसा है, एग्जांपल में समझते हैं। अभी कोविड में देखोगे तो हमने रशिया से खूब सारा तेल खरीदा था, वो भी डॉलर में ना बल्कि पैसे में हमने ट्रेड डील किए थे, ठीक है ना। अब मान लो इंडिया का इंपोर्टर है और ये रुपए लेके जाता है और रुपए लेके क्या करता है, रशिया के किसी पर्सन से, रशिया के किसी कंपनी से सामान खरीदता है, ठीक है। अब मान लो इसने रुपए में पेमेंट किया रशिया के कंपनी को, लेकिन रशिया में तो रूबल चलता है, रुपए तो चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी रशिया की गवर्नमेंट क्या करती है, इस पैसे को ले लेती है और रशिया की कंपनी भारत के इंपोर्टर को सामान दे देती है। यानी कि आपको डॉलर का यूज़ नहीं करना पड़ा, आपने क्या किया, रुपए के अंदर ही रशिया की कंट्री के साथ, रशिया के व्यापारियों के साथ आपने ट्रेड कर लिया। अब देखो, रशिया के पास जितने भी रुपए हैं वो रुपए क्या होगा, वोस्त्रो अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब क्या होगा कि रशिया का एक बैंक खुलेगा भारत के अंदर, जिसमें जितने भी पैसे भारत की करेंसी के होंगे यानी कि रुपए की फॉर्म में होंगे, रशिया क्या करेगा, उन पैसों को यहाँ पर जमा कर देगा। अब मान लो रशिया का कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, रशिया का कोई एक्सपोर्टर है जो कि भारत से सामान खरीदना चाहता है, तो अब क्या करेगा रशिया अपने इसी वोस्त्रो अकाउंट से उसी रुपए को क्या करेगा, इसको दे देगा कि ले जा भाई, तू यहाँ से जाके सामान खरीद ले। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारी डॉलर की डिपेंडेंसी थी ना वो खत्म हो गई और हमने रुपए के अंदर ही क्या कर लिया, ट्रेड कर लिया। यानी कि हमारे इंडियन इंपोर्टर ने रुपए दिया और रशिया की कंपनी ने उसे सामान दे दिया। अब ये जो रुपए था ये वोस्त्रो अकाउंट में जमा हो गया और ये वोस्त्रो अकाउंट क्या है, ये बेसिकली रशिया का बैंक है जहाँ पर इंडियन करेंसी
जमा होती हैं। अब मान लो यहाँ पर किसी रशियन एक्सपोर्टर को नीड हुई भारत से सामान खरीदने की, तो वो क्या करेगा, इस वोस्त्रो अकाउंट से पैसे लेगा जहाँ पर बहुत सारे रुपए पड़े हैं, और इस रुपए से वो भारत में आएगा और आसानी से सामान खरीद के चला जाएगा। तो इसके अंदर अब उसे क्या नहीं करना पड़ेगा, डॉलर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इट इज़ द प्रोसेस जो कि साल 2023 में गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया गया, लाया गया, जिसके वजह से हमने अपने इस पैसे को यानी कि जो रुपए है इसको इंटरनेशनलाइज किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर की टर्म क्या है, वही है कि स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट खोले गए जहाँ पर एन अकाउंट हेल्ड बाय द फॉरेन बैंक एंड इंडियन बैंक रुपीज़, ये आपकी मनी को हमारे साथ शेयर करते हैं। बस इस तरीके के यहाँ पर चीज़ें आपको पता लगेंगी। अब ये देखो वोस्त्रो अकाउंट जो है वो यूएई के लोगों के पास भी है, रशिया के लोगों के पास भी है और श्रीलंका के लोगों के पास भी है। यानी कि इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यूएई भी हमारे साथ ट्रेड कर सकता है, रशिया तो ट्रेड करता ही करता है। ठीक है, तो रशिया हो गया, यूएई हो गया, श्रीलंका हो गया, ये कंट्री हमारे साथ इस तरीके से ट्रेड कर सकती है। अब देखो भारत की करेंसी को इंटरनेशनलाइज होने में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस जो हमारी इंडिया फेस कर रही है जब वो बात करती है अपने करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। तो इसमें क्या पता लगता है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम होता है ना, वो होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होती है, ठीक है, अब देखो ट्रेड डेफिसिट ऐसी होती है, जैसे मान लो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे हम बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे। अब इसमें क्या होता है, डेफिसिट कब होगा, सोच के देखो, डेफिसिट कब होगा, जब आपका एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा, और इंपोर्ट आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा खरीद रहे हो, बेच कम रहे हो, तो इसमें आपको डेफिसिट होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा खरीदोगे तो खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर ही देना पड़ेगा। बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखोगे तो खरीदने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा डॉलर, बेचने के लिए आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा, रुपए। तो भारत में ये ट्रेड डेफिसिट है जहाँ पर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, याद रखना, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। और जो हमारे फॉरेन नेशन है ना, उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है रुपये, बट उनको वो रुपये इन्वेस्ट कहाँ करने हैं, इसके भारत में चांसेस बहुत कम है। क्योंकि देखो अगर आप रशिया का एग्जांपल ले लो ना, तो रशिया क्या कहता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक डेटा देना चाहूँगा। ठीक है, इस डेटा को आप यूज़ करना। रशिया कहता है कि उनके पास 40 बिलियन डॉलर, ठीक है, 40 बिलियन डॉलर के बराबर क्या है, रुपये इकट्ठा हो गया है। ठीक है, भारत में रशिया कहता है कि मेरे पास 40 बिलियन डॉलर रुपये इकट्ठा हो गया है, लेकिन इंडिया से मैं क्या खरीदूं, क्योंकि इंडिया तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ही करता है। इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, इंपोर्ट ही करता है, दूसरे ही कंट्री से खरीदता है। तो मैं इंडिया से क्या खरीदूं जिससे कि ये मेरा पैसा खर्च हो, क्योंकि मेरे पास तो ये पैसा एक्सेस है ना, ज़्यादा है। अगर ये डॉलर में होता तो मैं इसको दूसरे कंट्री से भी खरीद के यूज़ कर सकता था, अब ये रुपए में है तो इंडिया से ही खरीदना है। तो इंडिया की जो अभी इंपोर्ट वाली पावर है ना, वो नहीं बढ़ पा रही है, इंपोर्ट कैपेसिटी नहीं बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो जो हमारी पैसे है, वो पैसे से लोग हमारे देश के सामान को खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि हम कुछ बेच ही नहीं रहे हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो कि हमें भारत के रुपए को इंटरनेशनलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है द हर्डल्स यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस। अब देखो इसमें क्या है, इसमें है कन्वर्टेबिलिटी। अब ये कन्वर्टेबिलिटी क्या है, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। कन्वर्टेबिलिटी ये कहती है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप डॉलर को रुपए में चेंज कराते हो, ठीक है, अगर आप डॉलर को रुपए में चेंज कराते हो देन ये इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप रुपए को, ठीक है, डॉलर में चेंज कराते हो तो ये कई बार इजीली होता भी है और कई बार इजीली नहीं भी होता है। अब ये इजीली कब नहीं होता, जैसे कि मान लो अगर आप अपने रुपए को, ठीक है, अगर आपके पास रुपए है, उस रुपए को आप कन्वर्ट कराना चाहते हो किसमें, आप कन्वर्ट कराना चाहते हो डॉलर के अंदर, तो ये गवर्नमेंट नहीं करेगी। कब, जब आप इस चीज़ को कहीं पर इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, मतलब क्या है सर इसका, मतलब ये है कि मान लो आपके पास आज 10 करोड़ रुपए हैं और आप चाहते हो कि इस 10 करोड़ रुपए को मैं क्या करूं, अमेरिका में एक प्लॉट खरीदूं और प्लॉट खरीद के वहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, आप अमेरिका में एक प्लॉट खरीदना चाहते हो और वहाँ पर आप अपने 10 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो गवर्नमेंट पता है आपके उस रुपए को ना, आपके उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेगी ही नहीं, बोलेगी नहीं, हम आपके पैसे को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपको इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में करो। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे व्यापारी हैं ना, जो हमारे बोल सकते हो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती हैं। तो भारत की कन्वर्टेबिलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ से हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी जो है वो
थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाती है जब इंटरनेशनलाइजेशन की बात होती है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि द रुपी इज़ नॉट एट फुल्ली कन्वर्टेबल ऑफ द कैपिटल अकाउंट लिविंग लार्ज स्केल फाइनेंशियल फ्लो। अब देखो हमारी ना अकाउंट दो तरीके की होती है। जैसे अगर यहाँ पर कैपिटल की बात हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारी होती है, ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक हमारी होती है कैपिटल अकाउंट और एक हमारी होती है करंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो करंट अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है इंडिया को। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपके पास रुपए है, ठीक है, आपके पास रुपी है और रुपी को आप क्या कर रहे हो, डॉलर में चेंज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आसानी से कर देगी। कब, जब करंट की बात होगी। करंट में क्या होता है, देखो एक तो होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉर्मल, आप इधर उधर घूमने फिरने जा रहे हो तब, वो घूमने फिरने वाला आपका करंट अकाउंट में आता है। अब मान लो आपके पास डॉलर है तो डॉलर को रुपए में चेंज करने में तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती नहीं है, ये आराम से कर देती है। लेकिन जब आप बात करते हो कैपिटल अकाउंट की ना, तो कैपिटल अकाउंट में जो आपके पास रुपीज़ हैं उस रुपीज़ को गवर्नमेंट डॉलर में चेंज बहुत कम करती है और लिमिटेड करती है। कैपिटल में क्या आता है कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना कहीं पर किसी फॉरेन कंट्री में, तो उस मनी को हम कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं और इस कैपिटल अकाउंट को गवर्नमेंट क्या नहीं करती, फुल्ली कन्वर्ट नहीं करती, जो कि प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हमारे पास क्या आता है, मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ क्या है कि भारत के अंदर मान लो आपने कोई लिक्विड बॉन्ड बनाया, ठीक है, या फिर आपने कोई चीज़ जो है एक बॉन्ड बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया जिसके अंदर फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर पाए, तो भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो उतनी आराम से नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके बारे में कंपनीज को जो है ना पता नहीं लग पाता। जैसे मान लो भारत की कोई कंपनी है, ठीक है, उसने कोई अपना एक बॉन्ड लेके आया जिसके अंदर कोई फॉरेन की कंपनी इन्वेस्ट करे, लेकिन वो बॉन्ड इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता, मतलब उसको इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, दुनिया के मंच पर रखा नहीं जाता, उसके जो रूल्स हैं, जो क्लॉज हैं वो अच्छे से समझाए नहीं जाते, जिसके वजह से उसकी डेप्थ नहीं आ पाती। और लैक ऑफ डेप्थ की वजह से क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेन कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो कि हमें यहाँ पर फेस करने को मिलती है। अब देखो इस प्रॉब्लम को अगर हम वे फॉरवर्ड में जाएं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हमारा वे फॉरवर्ड पॉइंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा वे फॉरवर्ड पॉइंट हो सकता है कि हम प्रमोट करते हैं गिफ्ट सिटी को। गिफ्ट सिटी क्या होता है, देखो गुजरात के अंदर आप ये IFSC कोड आपने देखा होगा, अगर आपके पास पासबुक वगैरह होंगे ना तो उस पर एक IFSC कोड लिखा हुआ आता है जो आपके बैंक अकाउंट का IFSC कोड होता है। तो होता क्या है ना कि अब जैसे मान लो अगर आपके पास पैसा है, कोई फॉरेन व्यापारी है, कोई मान लो विदेश का, जैसे मान लेता हूँ मैं रशिया का, ठीक है, मान लेता हूँ एक रशिया का हमारा बिजनेसमैन है, ठीक है, और रशिया का बिजनेसमैन भारत में क्या करना चाहता है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके पास ना डायरेक्ट सोर्स नहीं है कि वो अपने पैसे को भारत में इन्वेस्ट कर पाए। तो वो क्या करता है, वो सिंगापुर जाता है, UAE जाता है एंड वहाँ के थ्रू भारत में क्या करता है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन भारत चाहता है कि हम अपने गुजरात के अंदर जो हमारी एक सिटी है जिसको हम कहते हैं गिफ्ट सिटी, उस गिफ्ट सिटी को ऐसा डेवलप करें IFSC के थ्रू ताकि अगर कोई कंट्री भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ले, कोई दिक्कत प्रॉब्लम। फिर हमारा सेकंड सजेशन क्या आता है, हमारा सेकंड सजेशन ये आता है कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसको हम फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी के अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऊपर बता के आ रहा हूँ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, ये कमेटी किसकी रिकमेंडेशन है, याद रखना एक हमारी तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशन है जो ये कहती है कि हमें अगर अपने भारत की करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना है तो हमें एक काम करना होगा कि हमें अपनी कैपिटल करंट अकाउंट को पूरी तरीके से कन्वर्टेबल करना होगा, ठीक है ना। ये अब याद रखना ये रिकमेंडेशन किसकी है, तो तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशन है। फिर आती है डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द INR मतलब इंडियन रुपीज़। तो कहने का मतलब यही है कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा ताकि जो इंडियन रुपीज़ है उसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ सके। तो ये हमारे कुछ वे फॉरवर्ड पॉइंट है जो कि हम सजेशन के अंदर दे सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग रुपी स्ट्रेंथ इंडियाज ग्लोबल वॉइस, यानी कि अगर भारत की करेंसी को हम क्या कर दें, स्ट्रेंथन कर दें, ठीक है, भारत की करेंसी को स्ट्रेंथन कर दें तो इंडिया की जो वॉइस है वो ग्लोबल लेवल पर भी स्ट्रेंथन हो जाएगी। वाइल द पाथ रिक्वायर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, हालांकि जो अभी रास्ता है उसके अंदर बहुत सारी रिफॉर्म की नीड है। डेस्टिनेशन गारंटीज इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, लेकिन जो हमारी डेस्टिनेशन है वो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं गारंटी करता है। अब देखो क्विक रिवीजन आप कैसे कर सकते हो इन पॉइंट के थ्रू, तो आप कर सकते हो वस्त्रो अकाउंट, सभी को पता है वस्त्रो अकाउंट क्या है कि फॉरेन का बैंक है जिसके अंदर भारत के पैसे हैं।
दूसरा होता है इनवॉइसिंग वर्सेस सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, कहीं बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मतलब आप भारत के पैसे का यूज कर सकते हो। तारापुर कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो फुली कन्वर्टेबल हो जाए। मेजर बेनिफिट क्या होगा कि देखो, इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है उसकी डिमांड कम होगी। किसमें? फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर की डिमांड कम होगी और हमारे इंडियन रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी। स्टेटस अभी क्या है? स्टेटस ये है कि जो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है, जहां पर जो करंट अकाउंट है वो तो फुल कन्वर्टेबल है, लेकिन जो हमारा कैपिटल है वो पार्शियल है। मतलब बहुत कम पैसे ही भारत सरकार आपको इन्वेस्ट करने के लिए रुपये से डॉलर में कन्वर्ट करेगी। तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां पर देखो ऑलमोस्ट 30 मिनट लगे हैं। क्यों? क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कुछ और भी चीज़ों को, ठीक है, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। तो बताना एक बार कैसा लगा, एंड इस तरीके की स्लाइड से पढ़ने में आपको कैसा लगा, देन नीचे आप कमेंट करके एक बार बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसके ऊपर का जो ऐसे है वो मैंने कल ही भेज दिया था, तो उसे आप एक बार जा करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी के लिए सभी को जय हिंद।